नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है जीएस मॉक टेस्ट नंबर 9, जो विभिन्न परीक्षाओं के पीवाईक्यू प्रश्नों पर आधारित होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, और फिर उससे ज़्यादा भी ज़रूरी हो जाता है आपका रिवीजन करना। रिवीजन कई तरीके से किया जाता है, एक तो पीवाईक्यूज़ के द्वारा, दूसरा थ्योरी के द्वारा, तीसरा वन लाइनर्स के द्वारा। ये तीनों चीज़ें हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर करवाते हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे लगातार। रही बात आज की इस सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। फिर चाहे आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी कंटेंट आपको सुव्यवस्थित ढंग से उपलब्ध कराया जाएगा, जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम बात करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट नंबर 9 की, और यहाँ का पहला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के ग्रिड के जाल के साथ सुनियोजित शहरों का विकास किया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन सी है, एक और दो, दोनों। हड़प्पा सभ्यता अपनी उत्कृष्ट नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए जानी जाती है। इसके प्रमुख शहर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अतः दोनों कथन पूरी तरीके से सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक काल की राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित को आकार के आधार पर आरोही क्रम में छोटे से बड़े में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम क्या होता है? छोटा से बड़ा होता है। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटा होता है। तो यहां पर 4 दिए गए हैं, कुल, ग्राम, विश्व, जन। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1, 2, 3, 4 ये सभी आपके सुव्यवस्थित हैं। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल थी, जिसका मुखिया कुलप कहलाता था। कई कुलों से मिलकर ग्राम, कई ग्रामों से मिलकर विश और कई विशों से मिलकर जन बनता था। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। दूसरा कथन है कि बुद्ध ने अपने उपदेश मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में दिए थे। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? यहां पर आपके केवल एक कथन सही है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश हैं वो पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तर में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। दूसरा कथन असत्य है, क्योंकि बुद्ध ने अपने उपदेश आम जनता की भाषा पाली में दिए थे, जबकि महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में तीर्थ शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। इनकी कुल संख्या 18 बताई गई है, जिनमें मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज और समाहर्ता, राजस्व कलेक्टर सबसे प्रमुख थे। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त साम्राज्य के दौरान व्यापार और वाणिज्य की स्थिति के संदर्भ में प्राचीन शब्दावली सातवाह का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? सातवाह के बारे में पूछा गया है। तो सही उत्तर है आपका कारवां व्यापारियों का प्रमुख। गुप्त काल में व्यापारिक गतिविधियों का बहुत विकास हुआ। व्यापारियों की समितियों या श्रेणियों का महत्वपूर्ण स्थान था। जो व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ले जाते थे उन्हें सार्थ कहा जाता था, और उनके काफिले के नेता को या प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल काल में लागू मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए हैं। यह मूलतः मध्य एशिया से ली गई एक विशिष्ट सैन्य और प्रशासनिक प्रणाली थी। दूसरा यह है कि जात मनसबदार के व्यक्तिगत पद और वेतन को दर्शाता था, जबकि सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता था। तो सही कथन को चुनना है, और यहां पर जो सही कथन है आपका
वो 1 और 2 दोनों है। यूपीपीएससी 2020 का प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा शुरू की गई थी जो मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसमें जात से अधिकारी की व्यक्तिगत स्थिति और वेतन का पता चलता था, जबकि सवार से उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं यह तय होता था। दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माने जाने वाले तालिकोटा के युद्ध 1565 के समय विजयनगर का वास्तविक शासक कौन था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन राम राय। तालिकोटा का युद्ध 1565 में, जिसे राजसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, विजयनगर और दक्कन सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर के संघ के बीच में हुआ था। उस समय नाम मात्र का राजा सदाशिव राय था, लेकिन वास्तविक सत्ता उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में ही थी, जो इस भयंकर युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के कुख्यात और कठोर बाजार नियंत्रण नीति के अंतर्गत सहना-ए-मंडी नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता था? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, बाजार का अधीक्षक होना और कीमतों को नियंत्रित करना। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के रखरखाव के लिए वस्तुओं की कीमतें तय कर दी थीं। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए उसने सहना-ए-मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया था, जो बाजार में कीमतों की निगरानी, कालाबाजारी रोकना और न्याय करना सुनिश्चित करता था। अगला जो प्रश्न है वो है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक मकबरों को उनके निर्माण के कालक्रमानुसार सबसे पहले से नवीनतम व्यवस्थित करें। यानी कि जो सबसे पहले बना है उसको सबसे पहले और जो सबसे बाद में बना है उसे सबसे बाद में आपको लगाना है। तो यहां पर सबसे पहले कौन मरा होगा, सबसे बाद में कौन मरा होगा, और उसी के आधार पर आप इनका तय कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको यहां पर ऑप्शन बी। सबसे पहले शेर शाह सूरी का मकबरा, उसके बाद हुमायूं का मकबरा, फिर आता है अकबर का मकबरा, फिर आता है आपका ताजमहल। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, जो 1545 ईस्वी के आसपास निर्मित सबसे पुराना है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, 1569 से 70 में हाजी बेगम द्वारा निर्मित। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, 1605 से 13 में जहांगीर द्वारा इसे पूर्ण कराया गया था। निर्माण कार्य अकबर ने स्वयं शुरू कर दिया था। ताजमहल की बात करें तो यह आगरा में स्थित है, 1632 से 1653 के बीच में इसका निर्माण हुआ और यह शाहजहां द्वारा निर्मित है। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी। वे सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे, जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ संत थे। वे निराकार ईश्वर को मानते थे और उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था। इसलिए कथन भी पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि वे सगुण धारा के नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश भारत के इतिहास में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख और निर्णायक घटना घटी थी? बताइएगा। ब्रिटिश भारत के इतिहास में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख और निर्णायक घटना घटी थी? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन बी है, पेशवा पद की समाप्ति और मराठा परिसंघ का अंत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच अंतिम और निर्णायक युद्ध था। यह 1817 से 1818 के बीच में लड़ा गया। अंग्रेजों ने जीत के बाद बाजीराव द्वितीय को हरा दिया, पेशवा के शक्तिशाली पद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और उन्हें पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गई विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहां पर 2 कथन दिए गए हैं आपके। पहला है कि स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में लागू किया गया था। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो द्वारा मुख्य रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। तो यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है आपसे पूछा गया है। तो सही है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। स्थायी बंदोबस्त 1793 के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को सीधा भूमि का स्वामी माना गया और उनसे सीधा लगान वसूला जाता था। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा,
मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो ने मुख्य रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के संदर्भ में कठोर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस तत्कालीन वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था, जिसे बाद में लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था? बताइएगा। ये इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। तो यहां पर लिटन लिखा है, लिटन से आप लागू याद रखिए, ठीक है। तो लागू किसने किया? लिटन ने किया है। 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं, देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर कड़ा नियंत्रण लगाना था। इसे मुंहबंद करने वाला कानून भी कहा गया। 1882 में उदारवादी वायसराय लॉर्ड रिपन ने इसे रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो वापस किसने किया? रिपन ने किया। रिपन से रिटर्न याद रखना। लागू किसने किया? लिटन ने किया। तो ला मिला के आप लागू लिटन रिटर्न रिपन, तो ऐसे ट्रिक बना लीजिए, दिमाग में कभी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? बताइएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जनरल ह्यूरोज। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। उनके खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जनरल ह्यूरोज ने किया था। ह्यूरोज ने ही लक्ष्मीबाई की वीरगति पर कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहां सोई हुई औरत अकेली मर्द है। हियर ले द वुमन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। दूसरा है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। 1916 के लखनऊ पैक्ट के दौरान कांग्रेस के नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। 1925 में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन 1905 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर जो आपका कथन सही नहीं है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इस आंदोलन को पूरे भारत में व्यापक समर्थन मिला, विशेषकर सभी किसानों और बहुसंख्यक मुस्लिम जनसमूह से। स्वदेशी आंदोलन में मुख्य रूप से छात्र, महिलाएं और शहरी मध्य वर्ग शामिल था, लेकिन यह आंदोलन किसान वर्ग को अपने साथ जोड़ने में काफी हद तक विफल रहा और मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग भी इस आंदोलन से दूर ही रहा, विशेषकर ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के प्रभाव में। तो ये सारी चीजें सदियों से चलती आ रही हैं, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो उसमें तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। वैसे मैं इन सब बातों में नहीं पड़ता राजनीति में, क्योंकि राजनीति का रंग ही ऐसा है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में 9 अगस्त 1925 को हुई प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड के मामले में निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा नहीं दी गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद। काकोरी ट्रेन डकैती को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं आए और वे फरार होने में सफल रहे थे। बाद में उनकी अल्फ्रेड पार्क में प्रयागराज में मृत्यु हो जाती है और वो शहीद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए निम्नलिखित प्रमुख आरंभिक आंदोलनों को उनके घटित होने के सही कालक्रमानुसार सबसे पहले से बाद में व्यवस्थित करें। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए निम्नलिखित प्रमुख आरंभिक आंदोलनों को उनके घटित होने के सही कालक्रमानुसार सबसे पहले से बाद में व्यवस्थित करें। 4 बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पर 4 आंदोलन दिए गए हैं और जिनको आपको व्यवस्थित करना है, और सही उत्तर है आपका यहाँ पर ऑप्शन
बी 1324। चंपारण सत्याग्रह 1917 में पहला सविनय अवज्ञा। दूसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 पहली भूख हड़ताल। तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 पहला असहयोग। और चौथा है रॉलेट सत्याग्रह 1919 पहला अखिल भारतीय आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं कि इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। इसके द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया। तो सही उत्तर कौन सा है आपको बताना है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। इसने 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता दी तथा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की। दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन योजना 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव उसमें शामिल नहीं था। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी पाकिस्तान के लिए एक अलग और स्वतंत्र संविधान का गठन। कैबिनेट मिशन 1946 में लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। मिशन ने मुस्लिम लीग की एक स्वतंत्र पाकिस्तान और 2 अलग संविधान सभाओं की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था। उसने एक अविभाजित भारत और प्रांतों के समूहीकरण का प्रस्ताव रखा था। तो इतिहास का खंड आपका पूरा हो गया। अब हम बढ़ेंगे ज्योग्राफी के खंड की तरफ, भूगोल की तरफ। और प्रश्न है आपका कि भारत के भौतिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर का विशाल हिमालय पर्वत एक नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है। क्या यह कथन सही है? प्रायद्वीपीय भारत में स्थित अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन बलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो क्या यह सही है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन 1 और 2 दोनों है। हिमालय टर्सरी युग में निर्मित एक बहुत ही युवा और नवीन बलित पर्वत है जो अभी भी ऊपर उठ रहा है। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित दुनिया के सबसे पुराने बलित पर्वतों में से एक है जो अब एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा है। दोनों कथन आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत की अपवाह प्रणाली और नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे नर्मदा और ताप्ती समुद्र में गिरते समय बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो क्या ये डेल्टा का निर्माण करती हैं? महानदी और कृष्णा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहां पर जो आपका असत्य कथन है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां जैसे नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और अपने मुहाने पर तीव्र ढाल के कारण डेल्टा नहीं बनाती हैं। वे समुद्र से मिलने से पहले एक ज्वारनद मुख या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय जलवायु और मानसून के संदर्भ में भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों के मौसम में मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में लाभदायक वर्षा होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो सही है आपका यहां पर ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी भारत में। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो जेट स्ट्रीम द्वारा भारत लाए जाते हैं। ये सर्दियों के मौसम में उत्तर पश्चिमी भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में बारिश लाते हैं जो रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए अत्यधिक वरदान साबित होती है। भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी रेगुर मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और प्रसिद्ध है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो यह आपके दोनों कथन सत्य हैं। काली मिट्टी बेसाल चट्टानों के टूटने से बनती है जो महाराष्ट्र, गुजरात और मलावा पठार में पाई जाती है। इसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में देश के कुल वन क्षेत्र में किस प्रकार के वनों का विस्तार
प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सबसे व्यापक रूप से फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, जिन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ये गर्म शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय कृषि प्रणाली के अंतर्गत बोई जाने वाली निम्नलिखित फसलों पर विचार करें। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें से कौन सी फसलें मुख्य रूप से खरीफ के मौसम में उगाई जाती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। गेहूं जो है आपका ये रबी के मौसम में उगाने वाली फसल है। खरीफ की फसलें मानसून के आगमन जून जुलाई के साथ बोई जाती हैं। इनमें धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास और मूंगफली प्रमुख है। गेहूं एक रबी की फसल है जो सर्दियों में बोई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों और उनके संबंधित राज्यों का सही मिलान करें और असंगत विकल्प का पहचान करें। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नोवा मुंडी खदान, मध्य प्रदेश। विकल्प डी गलत सुमेलित है। नोवा मुंडी खदान भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क की खदानों में से एक है, जो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूमि जिले में स्थित है। बैलाडीला खदान छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख खदान कर्नाटक में है। मयूरभंज खदान ओडिशा में है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में से निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है बल्कि पश्चिमी तट पर का एक प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, कोच्चि। पारादीप ओडिशा, हल्दिया पश्चिम बंगाल और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश सभी भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के बंदरगाह हैं। कोच्चि केरल में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्ष 2011 की जनगणना के आंतरिक आंकड़ों के अनुसार, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में अधिक से कम में व्यवस्थित करें। यानी कि जिसका सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उसका उससे कम। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। केरल का 1084 है भारत में सर्वाधिक। तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, मणिपुर का 985। 2011 की जनगणना के आधार पर बात हो रही है, नई जनगणना चल रही है। अगले वर्ष तक आपको इसके आधिकारिक आंकड़े देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के पहले बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भौगोलिक विस्तार में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या संरक्षित क्षेत्र शामिल नहीं है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शेषाचलम पहाड़ियां। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिमी घाट में स्थित, जिसमें मुदुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल, वायनाड और साइलेंट वैली आदि शामिल हैं। शेषाचलम आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में स्थित एक अलग बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व भूगोल में भूकंपीय तरंगों की प्रकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। दूसरा है द्वितीय तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, तरल माध्यम में वे लुप्त हो जाती हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। प्राथमिक तरंगे जिन्हें पी वेव्स कहते हैं, प्राइमरी वेव्स कहते हैं, अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं और सबसे तेज चलती हैं। वे सभी माध्यमों ठोस, तरल, गैस से गुजर सकती हैं। द्वितीयक तरंगे जिन्हें सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं। वे केवल ठोस सॉलिड माध्यम से ही यात्रा कर सकती हैं। वे पृथ्वी के बाहरी क्रोड जो तरल में है वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दोनों कथन आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक समुद्री जलधाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा का प्रमुख उदाहरण है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर की ओर बहती है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा। पेरू जलधारा, जिसे हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है, एक ठंडी जलधारा है जो प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है।
ये आटाकामा मरुस्थल के निर्माण में मदद करती है। इसके विपरीत गल्फ स्ट्रीम, अगुलहास और क्यूरोशिया गर्म जल धाराएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के संदर्भ में सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है वायुमंडल की समताप मंडल में। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के समताप मंडल में लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरण के लगभग 97 से 99% भाग को अवशोषित कर लेती है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के प्रमुख मरुस्थलों और उनकी भौगोलिक स्थिति महाद्वीप का सही मिलान करें और असंगत गलत विकल्प का पहचान करें। तो यहां पर जो आपका असंगत गलत विकल्प है वो है आपका ऑप्शन डी, गोबी मरुस्थल यूरोप में नहीं है। ये कहां पर है? ये आपका एशिया में है, चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। यूपी आरओ एरो 2021 का यह प्रश्न है। यूरोप दुनिया का एकमात्र ऐसा बड़ा महाद्वीप है जहां कोई भी गर्म मरुस्थल नहीं पाया जाता है, और ये जो गोबी मरुस्थल है ये एक बड़ा शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि अफ्रीका महाद्वीप की प्रसिद्ध विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। ये क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरा कथन है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा इस झील के ठीक मध्य से होकर गुजरती है। सही कथन आपको चुनना है कौन सा आपके कथन सही है, और यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है जो तंजानिया, युगांडा और केन्या की सीमा पर स्थित है। सुपीरियर झील के बाद यह मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। भूमध्य रेखा इस विशाल झील के बीच से होकर गुजरती है और यह दुनिया की सबसे लंबी नदी श्वेत नील नदी का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की सबसे व्यस्त और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलसंधियों में से एक मलक्का जलसंधि भौगोलिक रूप से किन दो प्रमुख जल निकायों को एक दूसरे से जोड़ती है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। मलक्का जलसंधि मलय प्रायद्वीप, मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर के अंडमान सागर को प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। यह वैश्विक समुद्री व्यापार का एक प्रमुख चोक पॉइंट है। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है बल्कि एक प्रमुख ब्लैक पर्वत है? बताइएगा, पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं की निर्माण प्रक्रिया के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है बल्कि एक प्रमुख ब्लैक पर्वत है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन डी है, ब्लैक फॉरेस्ट। हिमालय, एंडीज दक्षिण अमेरिका और आल्पस यूरोप सभी विवर्तनिक प्लेटों के टकराने से बने बलित पर्वत के उदाहरण हैं। जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और फ्रांस का वोसेस जेस पर्वत दरारों या भ्रंशों के कारण बने ब्लैक पर्वत के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव भूगोल और विश्व की जनजातियों के संदर्भ में अफ्रीका की प्रसिद्ध पिग्मी जनजाति मुख्य रूप से किस नदी बेसिन के घने और दुर्गम उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में निवास करती है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कांगो बेसिन। पिग्मी अफ्रीका के मूल निवासी हैं जो मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका के कांगो बेसिन के भूमध्य रेखीय वर्षावनों में रहते हैं। ये बहुत कम ऊंचाई बोने वाले शिकारी संग्रहकर्ता लोग होते हैं। अमेजन बेसिन दक्षिण अमेरिका में है। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक कृषि उत्पादन के संदर्भ में वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ा काफी उत्पादक और निर्यातक देश है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ऑप्शन डी, ब्राजील। ब्राजील दशकों से दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक और निर्यातक देश बना हुआ है। वहां के बड़े कॉफी बागानों को फजेंडा कहा जाता है, याद रखिएगा। ब्राजील के बाद वैश्विक कॉफी उत्पादन में वियतनाम और कोलंबिया का स्थान आता है। अगला प्रश्न है आपका कि भूविज्ञान में प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर क्षेत्र जहां विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी स्थित हैं और सबसे अधिक भूकंप आते हैं, भौगोलिक रूप से किस महासागर के बेसिन में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है।
यह क्षेत्र विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं पर स्थित है, जिसके कारण यहां निरंतर तीव्र भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। ज्योग्राफी का खंड आपका कंप्लीट हुआ है। अब हम बढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था की तरफ, इंडियन पॉलिटी। और यहां पर आपका प्रश्न है, भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई, क्या यह सही है? इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई, क्या यह सही है? तीसरा है, इसने मुसलमानों के साथ साथ सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। 1, 2 और 3, ये तीनों कथन आपके सही हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ने केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा की शुरुआत की। इसने प्रांतों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के साथ द्वैत शासन प्रणाली लागू की और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर का विस्तार करते हुए सिखों, ईसाइयों आदि को भी इसमें शामिल किया। तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान की ऐतिहासिक प्रस्तावना में वर्णित न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम बिल्कुल सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय प्रदान करने की बात कही गई है, जिनका क्रम है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में न्याय का यह आदर्श 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में भारी धनराशि जमा करके। नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताता है। एक तो जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण से, 5वां किसी क्षेत्र के भारत में विलय के द्वारा। बैंक में धन जमा करना या संपत्ति खरीदना नागरिकता प्राप्त करने का कानूनी आधार नहीं है भारत में। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य को पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। इस संदर्भ में क्रीमी लेयर, मलाईदार परत का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था? तो इसका क्रीमी लेयर का अर्थ यहां पर मलाईदार परत नहीं होगा, एक आय होती है, एक सीमा तय की गई है, ठीक है? तो उस सीमा के ऊपर जो आएगा वो आरक्षण का अधिकारी नहीं होगा। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी, इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ मामला 1992। इंदिरा साहिनी मामला, जिसे मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है, में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया। इस मामले में न्यायालय ने निर्देश दिए कि अन्य पिछड़े वर्गों में से उन्नत वर्ग यानी क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए। अब ये आरक्षण की जो लेयर है बहुत अच्छी चीज है कि इससे क्या होता है, जो सबसे निम्न वर्ग का है उसको लाभ मिलता है। वो गांव में पढ़ने वाला, जिसके पास भैंस भी चराने का काम है, खेत में बीज डालने का भी काम है, खेत में खुदाई करने का भी काम है, पानी लगाने का भी काम है, बरसात में छत टूट गई तो उसको की मरम्मत का भी काम है, तो उस इंसान को अगर आरक्षण मिलेगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा तो ज्यादा फायदा देगा। एक शहर में बैठा किसी आईएएस का लड़का, किसी पीसीएस का लड़का अगर वो फायदा ले लेगा तो गांव वाला तो कभी उसके कंपटीशन में आ ही नहीं पाएगा। भाई आपका कंपटीशन अपनी कास्ट में ही होता है, किसी के दूसरे कास्ट में आप नहीं जाएंगे, ओबीसी वाला ओबीसी वाले से ही लड़ेगा। तो ये चीजें होती हैं। देखिए ये सब राजनीतिक माहौल की बातें हैं, मैं सिर्फ एक विचार अपना रख रहा हूँ। किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, राजनीतिक बातों से मैं दूर रहता हूँ। अगला जो प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपका 2 कथन है। अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार एक अंतर्निहित मौलिक अधिकार है। दूसरा है के.एस. पुट्टास्वामी मामले 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। तो ये कौन से कथन सही है आपसे पूछा गया है, और यहां पर ये आपके 1 और 2 दोनों सही हैं। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के
तहत एक आंतरिक मौलिक अधिकार घोषित किया है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पष्ट रूप से असत्य है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि राज्य इन तत्वों को लागू नहीं करता है तो नागरिक इन्हें लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, यदि राज्य इन तत्वों को लागू नहीं करता है तो नागरिक इन्हें लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय या न्यायोचित नहीं है। इसका अर्थ है यदि राज्य इन्हें लागू नहीं करता है तो कोई भी नागरिक इन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। अनुच्छेद 37 में यह साफ साफ लिखा है। बाकी ये विचार आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, ये सही है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, ये भी सही है। ये प्रकृति में सकारात्मक है और राज्य को कुछ कल्याणकारी कार्य करने के निर्देश देते हैं। तो देखिए, आयरलैंड का संविधान भी मुख्य रूप से अंग्रेजों ने ही तैयार किया था। भारत का 1935 का अधिनियम भी अंग्रेजों ने ही तैयार किया था, जिसे हूबहू भारत में अपना लिया गया था। लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद वहां से आए थे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसदीय कार्रवाई के दौरान शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह भारतीय संसदीय प्रणाली का अपना एक अनूठा और अभिनव प्रयोग है। दूसरा है, इसका उल्लेख संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में स्पष्ट रूप से किया गया है। तीसरा है, यह सामान्यतः संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। इसमें सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले उठाते हैं। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका उल्लेख संसद की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में स्पष्ट रूप से किया गया है। शून्यकाल भारत की संसदीय देन है जो 1962 से अस्तित्व में आया। कथन भी असत्य है क्योंकि शून्यकाल का उल्लेख संसद की प्रक्रिया नियमों में कहीं भी नहीं है। यह एक अनौपचारिक साधन है जो प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन का पूर्व नोटिस आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन और उसके निर्वाचक मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत भाग लेते हैं। दूसरा है, राज्य विधानसभाओं के सदस्य विधायक उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। तो यहां पर आपके दोनों कथन सही हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। इसके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत राज्य विधानसभाओं के सदस्य एमएलएज उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो दोनों कथन आपके सत्य हो गए। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संसदीय प्रणाली के अनुसार यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में वह अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकेगा। राज्यसभा का सदस्य होने के बाद भी वह लोकसभा में भाषण दे सकता है। वह प्रधानमंत्री पद पर केवल 6 महीने तक ही रह सकेगा। तो यह गलत है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य है तो प्रधानमंत्री बने रहने के लिए जरूरी है कि पद ग्रहण करने के 6 महीने के अंदर वो या तो राज्यसभा का सदस्य बन जाए या तो लोकसभा का। कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है, लेकिन वह मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। यदि पीएम राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि संसद की वित्तीय समितियों में सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? तो यहां पर जो पूर्णतः सत्य कथन है वो है आपका ऑप्शन सी। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति, जिसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या पीएससी कहते हैं, का गठन 1921 में हुआ था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। परंपरा के अनुसार 1967 से इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से चुना जाता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है।
अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किसी साधारण विधेयक या पर गतिरोध दूर करने के लिए बुलाई गई संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118, यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, तो अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है, प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंट है, तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो इसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवादों की सुनवाई विशेष रूप से और सीधे तौर पर की जाती है? बताइएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवादों की सुनवाई विशेष रूप से सीधे तौर पर की जाती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार उन संघीय विवादों पर लागू होता है जो केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच हो, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो। ऐसे विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, कोई अन्य न्यायालय नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक शक्ति या अधिकार नहीं होता है? ऑप्शन ए है कि राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाना और सत्रावसान करना, राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, राज्य विधानसभा को भंग करना। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं होती है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री सहित कई नियुक्तियां करता है, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 217 के तहत सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन की एबॉलिशन की अंतिम शक्ति वैधानिक रूप से किसे प्राप्त है? तो यह भारत की संसद को प्राप्त है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत विशेष बहुमत से विधान परिषद के सृजन या समाप्ति का प्रस्ताव पारित करती है, तो भारत की संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर उसे राज्य में विधान परिषद बना सकती है या उसे समाप्त कर सकती है, लेकिन उस प्रस्ताव को स्वीकार करना या ना करना यह संसद के हाथ में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है बल्कि संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत की गई। अन्य सभी संवैधानिक निकाय हैं चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 और राष्ट्रीय एससी आयोग अनुच्छेद 338 में ये वर्णित है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिम्मेदार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्यों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। 73वें और 74वें संशोधन के बाद राज्यों में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग को दी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के लिए यह सीमा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु है। ठीक है, तो जो संघ लोक सेवा आयोग के लिए है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष है और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए 6 वर्ष या 62 वर्ष है, जो भी पहले हो, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगाए जाने वाला राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा
कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 2 महीने के भीतर। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा को जारी होने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदन के बाद यह 6 महीने के तक लागू रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के लिए यह अवधि केवल 1 महीना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे का ऐतिहासिक सिद्धांत, जिसके अनुसार संसद संविधान के कुछ बुनियादी हिस्सों में संशोधन नहीं कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस प्रसिद्ध और सबसे बड़ी बेंच वाले मामले में प्रतिपादित किया गया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती मामला 1973 भारतीय न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मामला है, जिसकी सुनवाई 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी पीठ ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7-6 के बहुमत से फैसला दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकती है। अगला जो हमारा भाग है वो है अर्थव्यवस्था का, इंडियन इकोनॉमी का। और यहां पर प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। दूसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ा जाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। सकल घरेलू उत्पाद देश की घरेलू भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादन को मापता है, चाहे वह भारतीयों द्वारा किया गया हो या विदेशियों द्वारा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, वो टोटल उत्पादन की बात करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी नागरिकों के उत्पादन को मापता है, इसलिए जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। दोनों कथन आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के वर्गीकरण में उच्च बौद्धिक क्षमता वाले चतुर्थक क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ज्ञान आधारित गतिविधियां, अनुसंधान और विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी। अर्थव्यवस्था को कई क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, उत्खनन आता है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। चतुर्थक क्षेत्र जो है यह सेवा क्षेत्र का ही एक बौद्धिक उच्च तकनीकी विस्तार है, जिसमें अनुसंधान एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा जैसी ज्ञान आधारित गतिविधियां आती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में गरीबी रेखा के वैज्ञानिक आकलन और निर्धारण के लिए गठित रंगराजन समिति ने गरीबी मापने के लिए मुख्य रूप से किस मापदंड का उपयोग किया था? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पोषण, कपड़े, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। तेंदुलकर समिति की आलोचना के बाद 2012 में सी रंगराजन की अध्यक्षता में समिति बनी। इस समिति ने गरीबी रेखा के लिए केवल कैलोरी को आधार न मानकर पोषण, कपड़े, किराया, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे गैर खाद्य खर्चों को भी शामिल कर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का मापदंड दिया। अगला प्रश्न है आपका कि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी के प्रकारों के संदर्भ में वह विशिष्ट बेरोजगारी क्या कहलाती है जो अर्थव्यवस्था में मंदी या आर्थिक चक्र के उतार चढ़ाव के कारण सीधे उत्पन्न होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, चक्रीय बेरोजगारी। व्यापार चक्रों, मंदी या बूम के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है तो मांग गिर जाती है, जिससे उत्पादन घटता है और लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। यह विकसित देशों में अधिक आम है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय प्रभावी रूप से अपनाया जा सकता है? तो सही उत्तर है आपको ऑप्शन डी, नगद आरक्षित अनुपात और रेपो दर में वृद्धि करना। मुद्रास्फीति, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, तब होती है जब बाजार में बहुत अधिक पैसा होता है। इसे कम करने के लिए आरबीआई एक कठोर मौद्रिक नीति अपनाता है, जिसके तहत वह नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर और रेपो रेट में वृद्धि कर देता है, ताकि बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कम पैसा बचे। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरणों रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 2 कथन दिए गए हैं। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर
आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अल्पकालिक जरूरतों के लिए ऋण देता है। दूसरा है सामान्य आर्थिक परिस्थितियों में रिवर्स रेपो दर हमेशा रेपो दर से कम रखी जाती है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों। रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर बैंक अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं और ब्याज पाते हैं। आरबीआई बैंकों को हतोत्साहित करने के लिए रिवर्स रेपो दर को रेपो दर से हमेशा थोड़ा कम रखता है। दोनों कथन आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनिवार्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रमुख क्षेत्रों को ऋण देना अनिवार्य बनाया गया है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, शिक्षा और आवास जैसे सामाजिक महत्व के क्षेत्रों को। प्राथमिकता प्राप्त ऋण क्षेत्र के तहत आरबीआई यह अनिवार्य करता है कि बैंकों को अपने कुल ऋण का एक निश्चित प्रतिशत, घरेलू बैंकों के लिए 40%, समाज के उन वर्गों को देना होगा जिन्हें विकास की सख्त जरूरत है। इनमें कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, आवास और कमजोर वर्ग शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने वाली वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। जीएसटी परिषद 101वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279 ए के तहत स्थापित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार द्वारा संसद में पारित राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम 2003 का प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को व्यवस्थित रूप से कम करके सरकार में राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना। एफआरबीएम अधिनियम का मुख्य लक्ष्य भारत में व्यापक आर्थिक स्थिरता लाना और राजकोषीय अनुशासन लागू करना था। इसके तहत सरकार को राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करने और राजस्व घाटे को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का कस्टोडियन संरक्षक कौन है जो इसके प्रबंधन और रखरखाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक और प्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 के प्रावधानों के तहत आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार, जिसमें विदेशी मुद्रा संपत्तियां, सोना और एसडीआर शामिल होते हैं, को सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त के महत्वपूर्ण संकेतक भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में निम्नलिखित में से किन प्रमुख मदों को शामिल किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी ऋण। भुगतान संतुलन के दो प्रमुख भाग हैं, चालू खाते और वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा एक तरफा प्रेषण आते हैं। पूंजी खाते में ऐसे लेन देन आते हैं जो देश की संपत्तियों या देनदारियों को प्रभावित करते हैं, जैसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और विदेशी ऋण। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की शब्दावली में किसी मुद्रा को हार्ड करेंसी कब कहा जाता है? बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की शब्दावली में किसी मुद्रा को हार्ड करेंसी कब कहा जाता है? तो सही उत्तर है आपका हमेशा के ऑप्शन बी, वह मुद्रा जिसकी अंतरराष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार में मांग हमेशा उसकी आपूर्ति से अधिक होती है। हार्ड करेंसी एक स्थिर है, विश्वसनीय और विश्व स्तर पर स्वीकार्य मुद्रा होती है। विकसित देशों की मुद्राएं जैसे अमेरिका का डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक हार्ड करेंसी कहलाते हैं क्योंकि वैश्विक व्यापार में इनकी उच्च मांग होती है और निवेशकों को इन पर भरोसा होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए हैं। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग की विस्तृत सिफारिशों के आधार पर घोषित किया जाता है। यह आमतौर पर फसल की बुवाई के मौसम से पहले सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम गारंटी शुदा मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, भले ही बाजार मूल्य गिर जाए। इसकी सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है और यह किसानों को बुवाई का निर्णय
लेने में मदद करने के लिए फसल बोने से पहले घोषित किया जाता है। दोनों कथन आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई विभिन्न कृषि क्रांतियों और उनके संबंधित उत्पादन क्षेत्रों का सही मिलान करें और असंगत गलत विकल्प की पहचान करें। तो सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन डी। गोल क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह आलू उत्पादन का बढ़ावा देने से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य और समुद्री उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध और डेयरी उत्पादन से संबंधित है। अंडा और मुर्गी पालन उत्पादन में वृद्धि को रजत क्रांति कहा जाता है। पीली, नीली और श्वेत क्रांतियां जो आपकी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सर्वोच्च महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य पूर्व शर्त पूरी करनी होती है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। कंपनी को पहले से नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। पीएसयूज को उनके प्रदर्शन के आधार पर महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है। महारत्न को दर्जा प्राप्त करने की सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यह है कि कंपनी को पहले से ही नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में औसत टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि पूंजी बाजार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नियमों के संदर्भ में इनसाइडर ट्रेडिंग का सटीक अर्थ क्या है, जिसे अवैध और दंडनीय अपराध माना जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। कंपनी की गुप्त और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का लाभ उठाकर उसके शेयरों की खरीद बिक्री करना। इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब कंपनी के प्रमोटर, निर्देशक या कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास कंपनी के बारे में ऐसी गुप्त जानकारी है जो जनता को उपलब्ध नहीं है, उस जानकारी का उपयोग करके शेयर बाजार में अवैध लाभ कमाता है। सेबी इस कृत्य पर सख्त प्रतिबंध लगाती है। अगला प्रश्न है आपका कि वैश्विक व्यापार को विनियमित करने वाले विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख समझौतों में से ट्रिप्स समझौता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू। ट्रिप्स का पूर्ण रूप ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। यह डब्ल्यूटीओ का एक बहुपक्षीय समझौता है जो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और व्यापार के लिए वैश्विक मानक तय करता है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों के लिए आरक्षित संपत्ति के रूप में जारी की जाने वाली विशेष आहरण अधिकार बास्केट में वर्तमान में कितनी मुख्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं शामिल हैं? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 5। विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर, जिसे कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है, आईएमएफ की एक कृत्रिम मुद्रा है। वर्तमान में एसडीआर बास्केट का मूल्य 5 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के आधार पर तय होता है। एक तो अमेरिकी डॉलर, दूसरा यूरो, तीसरा चीनी रनमिनवी जिसे युआन भी कहते हैं, जापान येन और 5वां है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किए जाने वाले मानव विकास सूचकांक एसडीआई के संदर्भ में इस सूचकांक का अंतिम मान हमेशा किस गणितीय सीमा के बीच मापा जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, 0 से 1 के बीच में। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतकों का ज्यामितीय माध्य है। इसकी गणना का अंतिम मान हमेशा 0 से 1 के बीच आता है। 1 के जितना करीब मान होता है वह देश उतना ही अधिक विकसित माना जाता है, जैसे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जनसांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई थी? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर 74.04% थी। पुरुषों की 82.14% और महिलाओं की 65.46%। सबसे कम साक्षरता दर जो महिलाओं की थी वो बिहार राज्य में थी, जिसके बाद राजस्थान का स्थान था। केरल में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि इन 80 प्रश्नों में से आपको कुल कितने प्रश्न आए और कुल कितने आपके सही हुए। देखिए, प्रयास रहता है आपको अच्छा कंटेंट देने का। बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि वो विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग भाषा में पूछे गए हैं, अलग अलग शब्दों की
रचना से पूछे गए हैं, जिसके कारण आपके ये प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। पर उन प्रश्नों को आप रिवीजन के तौर पर देखिएगा। आज मैंने प्रयास किया कि पिछले का कोई भी प्रश्न रिपीट ना हो और एकदम नया सा आपको सेट मिले, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आए होंगे। कमेंट करके बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, और निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आज के इस सेशन की पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेट का भी आपका बैच चल दिया है, और लोअर पीसीएस पर अभी ऑफर चल रहा है, वहां पर भी आप मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और पूरा कंटेंट आपको बहुत अच्छे ढंग से उपलब्ध कराया जा रहा है। तैयारी अच्छे से करते रहिए, समय बहुत कम है और इस समय का सदुपयोग करिए। समय सीमित होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।